आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे और इस सभ्यता से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन सारे फैक्ट्स को हमने एक कनेक्शन के ज़रिए याद भी रखा था। आज इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, तो एक बार हम लोग आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला शहरी सभ्यता थी, जिस कारण से इसको प्रथम नगरीय क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। प्रथम नगरीय क्रांति। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला, तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन नामक विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल हड़प्पा, तो हड़प्पा नामक स्थल के बारे में जानकारी देते हैं। और उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन किया जाता है, यानी कि खुदाई किया जाता है। और खुदाई करने वाले कौन रहते हैं, तो दयाराम साहनी। ये सब हमने पढ़ लिया था, दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी के द्वारा एक शहर का उत्खनन किया जाता है। उस शहर का नाम रखा जाता है हड़प्पा, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा को खुदाई करके दयाराम साहनी ने निकाला। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। और बाद में धीरे धीरे करके वर्तमान जो सिंधु नदी है, मान के चलिए ये सिंधु नदी है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इस सिंधु नदी के किनारे धीरे धीरे काफ़ी सारे शहर के बारे में पता चलते गया, और सारा शहर इसी नदी के किनारे ही था, जिस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि सारा शहर सिंधु घाटी के ही आसपास था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह सभ्यता फैला हुआ था। तो इसी कारण से इसको सबसे पहला शहरी सभ्यता कहा गया। अगर स्थल का बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो लगभग 1500 स्थल के बारे में अब तक पता चल चुका है। लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से केवल मोटा मोटी 7 शहर के बारे में ही पढ़ना था, और इन 7 शहर के बारे में हमने पिछला क्लास में पढ़ लिया और इनसे संबंधित सारे फैक्ट्स को भी याद भी रख लिया। तो आइए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये जो नोट्स है ये केवल प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, लेकिन इन फैक्ट्स का उपयोग आप मेंस के लिए भी कर सकते हैं। जब हम लोग मेंस का क्लास शुरू करेंगे तब आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग आपको करना है, किस तरीके से चीज़ों को लिखना है। अभी फ़िलहाल ये जो नोट्स है वो प्रीलिम्स की दृष्टि से है। तो देखते हैं सबसे पहला लाइन। तो सबसे पहला फैक्ट्स है सामाजिक जीवन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। तो हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था, ये इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक, यानी कि अगर आप किन्हीं से नाम पूछिएगा तो वे अपने पिता के नाम बताएंगे।
यानी कि पिता के नाम से ही जाना जाता है हमारा समाज, पितृसत्तात्मक। और सिंधु सभ्यता कैसा था, तो मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर क्या है, तो एक प्रकार का उपरत्न है, तो उस जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ था। तो इस लाइन को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि उस समय के जो इंसान रहता था, उनको सजने संवरने का शौक था, यानी कि श्रृंगार संबंधित चीज़ यहाँ पे मिला है। तो वहाँ का उस समय का जो इंसान होते थे, वे श्रृंगार में रुचि रखते थे, क्योंकि आभूषण मिला है और फिर मन का मिला है और काफ़ी मिला है, इसीलिए यानी कि काफ़ी संख्या में मन का मिला है। और अभी आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारा चीज़ मिला है। पिछला क्लास में हमने देखा था चन्हुदड़ो, वहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, कंघा मिला है, और भी सजने संवरने का जितना सारा चीज़ था सब पाया गया था। इसी से अंदाज़ा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे, वे सजने संवरने में यानी कि श्रृंगार में काफ़ी रुचि रखते थे। नेक्स्ट है, कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तो देख सकते हैं तांबे के दर्पण भी है। फिर हड़प्पाई लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग जौ और गेहूँ को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी बनाते थे, यानी कि देख सक रहे हैं कि इंसान कितना सभ्य था उस समय। फिर हड़प्पाई लोग कपड़ा बुनना जानते थे। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के तकवे से ज्ञात होता है कि बहुत सी स्त्रियाँ घर पर सूत काटने का कार्य करती थी। स्त्रियाँ छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा होता था। पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे। फिर हड़प्पा सभ्यता में कपड़े सूती के होते थे और उसमें ऊन का भी प्रयोग होता था, लेकिन ज़्यादातर जो होता था वो सूती का होता था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास का जो उत्पादन होता था, कपास से ही धागा बनता है और उसी से कपड़ा बनता है। तो कपास का जो उत्पादन होता था वो इतना ज़्यादा होता था कि इसका विश्व भर में डिमांड रहता था, विश्व भर में। तो समझ सकते हैं ये चीज़ को आप। फिर स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आप सबको बताया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग सजने संवरने में इंटरेस्ट रखते थे, इसीलिए आभूषण का साक्ष्य वहाँ हमें प्राप्त हुआ है यहाँ से। और आभूषण पहनने का भी शौक दोनों को था, स्त्री को भी और पुरुषों को भी। पुरुष ताबीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। फिर हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते थे। यहाँ से बच्चों के खिलौने खेलने के लिए कंचे और मिट्टी की बैलगाड़ी तथा चिड़ियों के आकार की सीटियाँ और विभिन्न प्रकार के झुनझुने मिले हैं। तो इतना सारा चीज़ मेरे पढ़ने के साथ ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, आज का जो क्लास है वो समझने के पर्पज़ से है। ज़्यादातर चीज़ों को हम लोग समझेंगे और कुछ चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। इसका जो पिछला क्लास था वो क्लास केवल और केवल रटने के पर्पज़ से था। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो पिछला क्लास सिर्फ और सिर्फ रटने के पर्पज़ से था और वहाँ से सीधा सीधी क्वेश्चंस आपका आउट होगा। तो इस टॉपिक में आपको क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहला लाइन इम्पॉर्टेंट है, हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो कपड़ा होता था वो ज़्यादातर सूती का होता था और कपास का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि ये आगे मैं लिख दिया हूँ, तो याद रख लेना है कि जो कपड़ा होता था वो सूती का होता था, हालांकि उसमें ऊन का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये था फैक्ट्स, दो फैक्ट्स आप याद रख लीजिए, बाकी सब समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में इतना समझ कर ही आप क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सड़कें तथा भवन। तो देखिए उस समय किस तरीके से सड़क और भवन वगैरह बनाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी, 10 मीटर,
जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर थी। यानी कि वर्तमान में जिस प्रकार हम लोग का सड़क है, वर्तमान में जैसे कि ये सड़क है, एक जाने के लिए एक आने के लिए 2 लेन, तो इस प्रकार सड़क उस समय भी प्रचलन था। फिर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ की नालियाँ ढकी हुई थी। यानी कि पूरी तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से सारा चीज़ व्यवस्थित था। नेक्स्ट है, मकानों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी, दीवारों पर प्लास्टर और रंग किया जाता था, छतें सपाट होती थी और इनमें खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। इनके दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये वाला याद रख लीजिए कि दरवाज़ा जो होता था वो लकड़ी के बने होते थे। मकानों में एक आंगन होता था जिस पर भोजन पकाने के लिए चूल्हा होता था। फिर बकरा और बकरी, कुत्ता, इस यानी कि जितना पालतू जानवर है वो सब आंगन में होता था। कुछ घरों में कुआं भी मिला है और इससे ये पता चलता है कि घर के अंदर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। तो ये था सड़कें एवं भवन। तो ये सिर्फ पढ़ के समझ लेना है आपको। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो धार्मिक जीवन को देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन अथवा मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। देखिए, धार्मिक जीवन में यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि कोई भी प्रकार का मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही धार्मिक भवन जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब कुछ भी प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का प्रयोग नहीं होता था। यानी कि अग्नि पूजा तो होता था लेकिन मंदिर में नहीं, मंदिर का कोई साक्षी नहीं मिला है अभी तक। फिर है, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इनकी पूजा करते थे। तो हमने पिछला क्लास में देखा था, हड़प्पा जब पढ़ा रहे थे आपको, तब हड़प्पा वहाँ पे एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा को उगता हुआ दिखाया गया है और उन्हीं को मातृ देवी माना गया है, उर्वरता की देवी माना गया है। तो ये मैंने हड़प्पा जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हम लोग डिस्कस किए थे। फिर है, हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर। अब देखिए, जब एक सींग वाला जानवर तो एक सींग वाला जानवर का अगर साक्ष्य मिल रहा है तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो ना हो ये गेंडा ही हो सकता है ना। तो एक सींग वाला जानवर की पूजा वहाँ पे किया जाता था, यानी कि पशु पूजा किया जाता था। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। अब देखिए, कुबड़ वाले सांड की जब पूजा हो रही है तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कुबड़ वाला सांड यानी कि नंदी, जो भगवान शिव का क्या है, वाहन है। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है और उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा था और आसन के नीचे एक भैंसा तथा पांवों पर 2 हिरन थे। मुहर पर चित्रित देवता को संभवतः पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। यानी कि ये जो मुहर मिला है उसको हो ना हो एक संभवतः बोला गया है कि ये महादेव यानी कि भगवान शिव हो सकता है। और यहाँ पे कुबड़ वाला सांड है यानी कि नंदी भी है, तो इसीलिए ये साक्ष्य के रूप में महादेव भगवान को माना गया है। फिर हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक प्राप्त हुए हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। फिर सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। अब देखिए, अगर वृक्ष पूजा हो रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वहाँ पे प्रकृति पूजा होती थी, यही ना, वृक्ष पूजा यानी कि प्रकृति की पूजा। तो एक मोहर पर
देखिए वृक्ष पूजा का साक्ष्य किस तरह से प्राप्त हुआ। तो देखा गया कि एगो मुहर है, उस पर पीपल की डालियों के बीच विराजमान देवता थे और देवता को चित्रित किया गया था, यानी कि पीपल की डालियों के बीच में। तो इसीलिए पता चला होगा कि हो ना हो यहाँ पे इस वृक्ष को पूजा गया होगा, है ना। यानी और इसी से कंक्लूजन निकाला गया होगा कि यहाँ पे प्रकृति पूजा का प्रचलन था। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनको नष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए वे ताबीज बांधते थे, यानी कि भूत प्रेत को भी वहाँ के लोग मानते थे। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं की मृत्यु के बाद किया जा सकता था। तो देखिए ये एक मान्यता वगैरह को दिखा रहा है, तो इन्हें आपसे पढ़ लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा धार्मिक जीवन। एक बार समअप करते हैं। तो इनमें याद क्या क्या रखना है आपको। तो सबसे पहले ये वाला उर्वरता की देवी, हड़प्पाई लोग उर्वरता की देवी को पूजा करते थे। पशु पूजा का भी यहाँ पे प्रचलन था। पशु पूजा में भी एक सिंग वाला जानवर याद रखना है, कुबड़ वाले सांड याद रखना है। और फिर ये वृक्ष पूजा का भी यहाँ पे प्रचलन था, वृक्ष पूजा या फिर प्रकृति पूजा। तो एक ये लाइन, एक ये, इतना आपको हर हाल में याद रखना है। और ये जो फैक्ट्स हैं ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो ये धार्मिक जीवन भी हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक स्थिति। और आर्थिक स्थिति का मुख्य स्रोत यहाँ पे क्या था, यानी कि मेन इन लोग का जो आर्थिक गतिविधि था वो कृषि और पशुपालन था। तो देखते हैं इसको भी। तो कृषि तथा व्यापार हड़प्पा सभ्यता स्थलों की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। कृषि को अत्यधिक महत्व प्राप्त था, कृषि को। फिर हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले यानी मार्च महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। अब इसको देखिए, समझते हैं। मान के चलिए बरसात का सीज़न है, बरसात, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी और नदी होने के कारण बरसात में जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता होगा तो पानी यहाँ बाहर होने लगता था, तो आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाता था। और जब बाढ़ ख़त्म होता था तो यहाँ के लोग यहाँ पे अपना बीज बो देते थे, क्योंकि यहाँ का मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती थी बाढ़ के बाद। तो यहाँ पे जब फसल बो देते थे और बोने के लगभग 6-7 महीना के बाद, यानी कि जब मार्च अप्रैल का टाइम आता था तब अपना फसल को काट लेते थे। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी खेती हो जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम था खेती करने के लिए। फिर है कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कुंड यानी कि हल रेखा देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे, यानी कि हल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, ये आपको याद रखना है। और हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पे इतना तो कंफर्म था कि हल का प्रयोग किया जाता था। और हल किसका बना होता था, तो लकड़ी का बना होता था। लेकिन अभी जिस प्रकार से खेती होता है 2 बैल के थ्रू, तो उस समय बैल इस हल को खींचता था या फिर कोई आदमी खींचता था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। नेक्स्ट है फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था, इम्पोर्टेंट है। फिर है सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज का उत्पादन अधिक था। बनावली से जौ की अच्छी किस्में प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया गया है, क्योंकि सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए कपास का जो उत्पादन होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो
यहाँ का जो कपास था उसका डिमांड पूरा का पूरा विश्व भर में होता था। और कपास को उगाने का जो श्रेय है वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आउट भी हो सकता है, इन्हें आप याद रखिएगा। फिर हड़प्पा स्थलों से पुरातात्वविदों द्वारा हजारों मोहरों की खोज की गई है। अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं, जो एक प्रकार का नर्म पत्थर है। उनमें से कुछ टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चट, हाथी दांत, फैयंस से भी बने थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर था वो जो मुहर है वो सिलखड़ी की बनी होती थी। और सिलखड़ी क्या है? तो ये एक प्रकार का नर्म पत्थर है। और ये टेराकोटा, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखना है। टेराकोटा का एक सिक्का भी प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ का जो लोग था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। फिर वाणिज्य तथा व्यापार। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है आर्थिक स्थिति में? तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि कृषि और पशुपालन, यही आर्थिक गतिविधियाँ होता था उस समय। और उस समय जो हल होता था उसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था। और ये कपास वाला लाइन और ये लास्ट लाइन इतना इम्पोर्टेंट है। अब वाणिज्य और व्यापार में देखते हैं। तो हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर का, धातु का और हड्डी का व्यापार करते थे। हड़प्पावासी धातु के सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। इम्पोर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? मान के चलिए मेरे पास एक जूता है और सामने वाले के पास एक शर्ट है, लेकिन हमको एक शर्ट का ज़रूरत है। और मान के चलिए ये पहला पार्टी है, ये दूसरा पार्टी है। हमको शर्ट चाहिए और इनको जूता चाहिए। तो क्या करेगा? ये वस्तु आपस में एक्सचेंज कर लेगा। पहला वाला व्यक्ति को मिल जाएगा शर्ट, दूसरा वाला व्यक्ति को मिल जाएगा जूता। तो दोनों की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। तो ये होता है वस्तु के बदले वस्तु देना या फिर वस्तु लेना। तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर है हड़प्पावासी अपनी वस्तुओं और अनाजों को नाव तथा बैलगाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। यानी कि ये व्यापार का साधन होता था, नाव या फिर बैलगाड़ी। फिर है हड़प्पावासी अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह सूतकांगिडोर तथा लोथल से बाह्य व्यापार करते थे। बाह्य व्यापार यानी कि भारत से बाहर। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहिए से परिचित थे। वे ठोस पहिए वाली बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। देखिए, ये जो पहिया का बात कर रहा है, पहिया, तो पहिए का जो आविष्कार है ना, ये नवपाषाण काल में हो चुका था। नवपाषाण काल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। फिर है हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से भी था। तो देख सकते हैं कि व्यापार कितना दूर दूर तक हुआ करता था इस समय। और इसके अतिरिक्त बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से भी प्राप्त हुई हैं। यानी कि मेसोपोटामिया में जब खुदाई हुआ तो वहाँ देखा गया कि एक मोहर मिला है। और उस मोहर को जब सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से है संबंधित, यानी कि इस मोहर का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो इससे ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार हुआ करता था वो मेसोपोटामिया में भी हुआ करता था। नेक्स्ट है 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके पश्चात मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेहुला शब्द का उल्लेख है।
जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, मेलुहा आपको याद रखना है। मेलुहा किसका प्राचीन नाम है? सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है। फिर है मेसोपोटामिया अभिलेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख है। यानी कि जो मेसोपोटामिया अभिलेख है उसमें 2 ठो व्यापारिक केंद्र का उल्लेख किया गया है। पहला किया गया है बिलुमन का और दूसरा किया गया है मकरान का। और ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित है। तो ये हमारा टॉपिक व्यापार और वाणिज्य तथा व्यापार, ये भी हमारा खत्म होता है। ये सब सिर्फ पढ़ के ही आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ उन्हें आप याद रख लीजिए, काफ़ी है इतना। तो याद रखना है कि ये वाला लास्ट लाइन, ये वाला ये नहीं, ये दोनों यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो मेलुहा है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का जो व्यापार होता था वो दूर दूर तक हुआ करता था, ईरान तक हुआ करता था। इधर मेसोपोटामिया में भी इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन संस्कृति थी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये मैंने तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब मैं पाषाण काल पढ़ा रहा था तभी। फिर सामान्यतः कांस्य धातु तांबे में 3 मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाई जाती थी। यानी कि अगर आप तांबा में 3 मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। फिर हड़प्पा वासियों की कला एवं संस्कृति निम्न बिंदुओं से ज्ञात होती है। पहला है मृद भांड। तो हड़प्पाई लोग कुम्हार की चाक का उपयोग करने में कुशल थे। देखिए कुम्हार का चाक की बात कर रहे हैं, तो कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमने पिछला क्लास में याद किया था कुम्हार का चाक। तो कुम्हार का चाक जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, इम्पोर्टेंट है। तो उसी से जब हड़प्पा से ही कुम्हार का चाक मिला था तो क्या अंदाज़ा लग सकता है कि हो ना हो यहाँ के लोग मिट्टी का बर्तन बनाया करता था। क्लियर है? और मिट्टी का जो बर्तन था उसमें लाल रंग का प्रयोग क्या करता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, लाल रंग। फिर है मनका निर्माण। तो मनके का जो साक्ष्य मिला था वह चन्हुदड़ो से मिला था। ये भी हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था। तो चन्हुदड़ो शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध था और शिल्प कार्यों में मनके कारखाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। फिर है कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने की टोप वाले पत्थर के होते थे। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। फिर मनकों के कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार हो गया, बेलनाकार हो गया, गोलाकार हो गया, ढोलाकार हो गया तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था और कुछ पर रेखांकित बनाए जाते थे, रेखाचित्र बनाए जाते थे। तो ये हो गया। फिर माप तथा बाट। देखिए बाट क्या था? तो बाट एक यूनिट है, यूनिट। जिस तरीके से किलो हम लोग का यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, सीएम सेंटीमीटर एक यूनिट है, उसी प्रकार बाट उस समय एक यूनिट हुआ करता था। और कितना का बाट? तो 16 का बाट प्रचलन था। ये सिर्फ और सिर्फ आप याद रख लीजिए, 16 का बाट माप तोल के लिए यूज़ किया जाता था। तो बाट के रूप में प्रयोग की गई वस्तुओं के अवशेष हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम बाट 16 था। फिर लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक पैमाना मिला है जो हड़प्पा स्थलों में मापन प्रणाली के ज्ञान की पुष्टि कर सके। नेक्स्ट है मोहरे। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ मोहरे हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है और इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर जैसे कि एक सिंगी जानवर यानी कि गेंडा, फिर भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आउट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आउट होगा तो क्या आउट होगा? तो सबसे पहले तो आप इसको याद रख लीजिए
कि ज़्यादातर मोहरों पर एक सिंह के जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इतना सारा आकृतियाँ बनी हुई थी। अगर इससे बाहर अगर कुछ रहेगा तो वो आपको क्लिक करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्न में से किसका उत्कीर्ण नहीं किया गया है। तो ऑप्शन रहेगा, मान के चलिए कुछ दे देगा, पहला भैंस दे दिया, बाघ दे दिया, बकरी दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया कुत्ता। तो कुत्ता का यहाँ पे इसका जो नहीं है, यानी कि कुत्ता की आकृति यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आउट हो सकता है। तो इस सब चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा। तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है, कला एवं संस्कृति। देखते हैं इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। तो सबसे पहला ये हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मृदभांड के अंतर्गत ये याद रखना है कि यहाँ के जो मिट्टी का बर्तन होता था उसमें लाल रंग का प्रयोग होता था। मन का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है, चाणूर से प्राप्त हुआ है। फिर है माप तथा तोल, माप तथा बाट, यहाँ से ये बाट का जो न्यूनतम इकाई होता था और 16 का यूनिट होता था, ये आपको याद रखना है। फिर है मोहरे, मोहरे में क्या याद रखिएगा, ये वाला, अधिकांश मोहरों पर एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इतना सारा चीज़ों का उत्कीर्ण है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पाई लिपि। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य मिला है वो इस कदर मिला है ना कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया, ये इम्पोर्टेंट है। फिर वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सेम बात, पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट होगा, और हुआ भी है, कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वो क्या था। तो वो जो लिपि है या तो चित्रात्मक होगा, चित्रात्मक हो सकता है, या भाव चित्रात्मक हो सकता है, या फिर चित्रलेखात्मक हो सकता है। जो रहेगा ऑप्शन में आपको मार देना है, यही तीनों में से, या तो चित्रलेखात्मक, या चित्रात्मक, या भाव चित्रात्मक। फिर है हड़प्पाई लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर है और चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्यान, भाव या वस्तु का सूचक है। चित्रात्मक लिपि होने के कारण इसे दाएं से बाएं ओर तथा पुनः बाएं से दाएं ओर लिखे जाने का आभास होता है। यानी कि ओवरऑल कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस प्रकार से लिखा गया है। ये सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और अभी तक कोई पढ़ भी नहीं पाया है और ना ही कोई पढ़ पाएगा। और इसका जो लिपि है इसीलिए चित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई है। और ये इम्पोर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है सबसे पहले इन्होंने ही प्रकाशित किया। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का अगर हम लोग बात करें तो कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है इसका पतन होने के लिए। यानी कि इसका जो पतन को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, यानी कि विवाद की स्थिति है। कोई कुछ और बोलता है और कोई कुछ और। तो देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और जंगलों का विनाश हो गया था, इस कारण से इसका पतन हो गया। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि कुछ एरिया में बाढ़ आ गया था, मवेशियों के बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। ठीक है, यानी कि कुछ एरिया में सूखा पड़ा है तो कुछ एरिया में बाढ़ आ गया है।
इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। तो ये सब रीज़न है। कोई बोल रहा है जैसे कि मार्टिमम व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमण को उत्तरदायी माना है। हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही और 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। कुछ विद्वानों के अनुसार किसी अज्ञात महामारी या फिर रोग ने बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क तथा भूमि रेगिस्तान में बदल गई, जिससे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगर लुप्त हो गए। तो ये सब चीज़ों को मैं एक बार पढ़ दिया और पढ़ने के साथ ही आपको लग गया होगा कि इसके पतन, ये जो पतन है यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ है। तो अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत दिया है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में मैंने सारी बातों को रख दिया है और आप इन्हें पढ़ लीजिए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आउट हुआ है, लेकिन आप याद कर लीजिए इन सब फैक्ट्स को। जैसे कि ये गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इनका कहना है कि बाह्य आक्रमण हुआ था, बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिस कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर जॉन मार्शल, मैके तथा राव, इनका कहना है कि बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ। फिर स्टाइन और एन घोष, इनका कहना है जलवायु परिवर्तन। M.R. साहनी, इनका कहना है भूगर्भिक परिवर्तन। जॉन मार्शल, इनका कहना है प्रशासनिक शिथिलता यानी कि धीमा हो जाना। फिर है K.U.R. कैनेडी, इनका कहना है प्राकृतिक आपदा। तो इन्हें आप याद रख लीजिएगा, 2 3 4 पर पढ़िएगा या थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म होता है। सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार हम लोग आज का क्लास शुरू से लेकर अभी तक समाप्त करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मेन बातों को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले सामाजिक जीवन, एकदम शॉर्ट में। सामाजिक जीवन मात्र सत्तात्मकता, ये याद रखना है आपको। हड़प्पा सभ्यता का जो लोग होता था सूती वस्त्र पहनता था, ऊन का भी प्रयोग करता था। इतना आपको याद रखना है, बाकी चीज़ों को समझना है। सड़कें तथा भवन में कंप्लीटली पढ़ लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें याद रखने वाला कुछ भी बात नहीं है। धार्मिक जीवन का बात करें तो इसमें अग्नि पूजा याद रखिए, उर्वरता की देवी याद रखिए, और उर्वरता की देवी का जो साक्ष्य मिला है ये हड़प्पा में मिला है। ये मैंने पिछला वीडियो में याद करवा दिया था। फिर पशु पूजा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक सींग वाला जानवर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुबड़ वाला सांड इम्पोर्टेंट है। और वृक्ष पूजा, इतना सारा पूजा यहाँ पे हुआ करता था। आर्थिक स्थिति में कृषि पशुपालन इम्पोर्टेंट है। और हल के लिए लकड़ी का यूज़ होता था। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का यूज़ होता था। और कपास को उगाने का श्रेय सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। उस समय टेराकोटा का सिक्का भी प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पे मुहर जो मिला है वो सेलखड़ी की बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। फिर वाणिज्य तथा व्यापार, तो व्यापार किस तरीके से होता था, पैसा दे के वस्तु ले लो, या फिर हालांकि पैसा दे के वस्तु ले लो ये भी होता था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रयोग यहाँ पे होता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। फिर है मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ मुहर मिला है। इसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है वो मतलब किस लेवल तक का व्यापार होता था, यानी कि दूर दूर तक व्यापार होता था, ईरान, अफ़गानिस्तान यहाँ तक। और व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता था या फिर नाव का प्रयोग किया जाता था। ये चीज़ में हमने पढ़ा। ये मेलुहा शब्द आपको याद रखना है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। और इस नाम का उल्लेख किसमें किया गया है, तो मेसोपोटामिया अभिलेख में किया गया है।
कला संस्कृति में क्या याद रखना है कि ये कांस्ययुगीन संस्कृति थी। बृद्धभांड में आपको याद रखना है कि यहाँ पे मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था उसमें लाल रंग का यूज़ होता था। मन का निर्माण में चन्हु दड़ो इम्पोर्टेंट है, और माप तथा बाट में 16 का बाट होता था। मोहरे में ये लाइन, तो एक सिंगी जानवर का चित्र उल्लेख है उस मोहर में, भैंस का, बाघ का, बकरी का, हाथी का, ये याद रखना है। लिपि का बात करें तो चित्रात्मक लिपि है, और लिपि को सबसे पहले प्रकाशित करने का काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दे के चले गए, और इनको भी आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।